नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पहले की तरह इस बार भी मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इस कोरोना महामारी में अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बिल्कुल गुड इवनिंग। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में मिले थे और पिछली क्लास में मैंने क्या बात की थी, यूट्यूब लाइव आया था, तो वहां पर हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश को लेकर के। मध्य प्रदेश को लेकर के जो हम बात कर रहे थे उसी क्रम में आज मैं वापस आया हूं और आज हम वापस बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन की। देखिए, पिछले कुछ दिनों में मैं क्लास नहीं ले पाया, थोड़ी सी आप लोगों को मालूम है कि समस्या हो गई थी ऐप को लेकर के भी, और बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे साथ। उसके लिए आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने हमें माफ़ कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है, आभार है। और आशा करते हैं कि आप लोग जो है ऐसे ही बने रहेंगे। हाँ जी, सूरज जी प्रणाम। चलिए, अच्छा सर, आपसे निवेदन है कि किसी का नाम ना लें, बस स्टडी कराएं। बिल्कुल, जी हाँ, तो हम स्टडी पे ही बात करेंगे। चलिए आ जाते हैं मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन की। हम डायरेक्ट आज से बात करेंगे यहाँ पर आकर के फॉर्मेशन की। देखिए, जब हम मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन की बात कर रहे होंगे तो हम इसको लेकर के तीन तरीके से बात करते हुए आपको दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। देखिए, जो हमारा पहला पार्ट होगा, यहां पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश को बिफोर 1947। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे होंगे 1947 से। प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम है। हाँ जी, बताएं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बताते हुए चलिएगा, ठीक है। क्वालिटी, तो चलिए आ जाते हैं, आगे बात करते हैं। हम इसको तीन पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहली हम बात कर रहे होंगे बिफोर 1947, 1947 से पहले का मध्य प्रदेश, उसकी बात करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम और यहां पर बात करेंगे हम 1947 से लेकर के 1956 के मध्य प्रदेश की। देन हम आ जाएंगे 1956 से लेकर के इन द ईयर ऑफ 2000। यहां तक कि हम तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करके एमपी की बात कर रहे होंगे। बात क्लियर हो गई इतनी कि हम मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन की बात करना आज से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, हम मध्य प्रदेश को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी किसी सब्जेक्ट को हमें जानना होता है या किसी बात को जानने की हमें जरूरत होती है, तो हमें किस बात की आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले हमें उसकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। अगर हमें किसी बात की हिस्ट्री मालूम है तो हम ये समझ पाएंगे कि आगे वहां पर क्या घटनाएं हो रही हैं और उनको हम कैसे आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। जब तक आपको अगर हिस्ट्री नहीं मालूम है तो आप क्या कर पाएंगे, उसे मॉडर्न टाइम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम कहां से लेकर के चलेंगे, हम 1947 से पहले की मध्य प्रदेश की बात करेंगे। हाँ, मध्य प्रदेश के राजवंश की जो बातें हैं वो हम हिस्ट्री के टॉपिक में आकर के करेंगे। ठीक है, अभी जो चल रहा है उसको देखते चलिए। आप देखिए, आप लोग भी क्या करिएगा, मैप बनाने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा। मैप के साथ क्या होता है, चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। हम मैप बना लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे की अपनी बातों को बढ़ाएंगे।
जी ओके, चलिए आज आते हैं, हम बात करते हैं 1947 से पहले के मध्य प्रदेश की। जब हम 1947 से पहले के मध्य प्रदेश की आकर के बात करते हैं तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश अलग अलग हमको कहां पर दिखाई देता है, अलग अलग तरीके से हमको मध्य प्रदेश को देखने को मिलेगा, अलग अलग राजवंश दिखाई देंगे। ये वाला जो रीजन है यहां पर आपको क्या दिखाई देता है, इसी रीजन में हमको दो राजवंश दिखाई देते हैं। एक तरफ है उत्तर की तरफ ग्वालियर और दूसरी तरफ आपको क्या दिखाई देगा, इंदौर दिखाई देगा। हाँ, इंट्रोडक्शन, मेरा नाम वासुदेव द्विवेदी है, मैं आप लोगों को एमपी जीके की क्लास पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन मुझे लगता है आप लोगों के लिए काफी है और धीरे धीरे हम आगे चलते हुए और बातें करते रहेंगे। अभी आ जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान देते हैं और यहां आकर के पढ़ने की बात कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन अगली किसी क्लास में विस्तार से कर लेंगे। देखिए ये वाला रीजन आपका भोपाल है, यहां पर आपको इसी तरीके से एक रीजन दिखाई देता है मध्य प्रदेश का। इस वाले रीजन को हम बघेलखंड बुंदेलखंड रियासत और मिलाकर इसी को हमने क्या कहा था, विंध्य प्रदेश कहा था। इसके अलावा ये वाला जो हम रीजन देखते हैं, ये रीजन 1947 से पहले मध्य प्रदेश में कैसे आया, इसकी हम सारी बातें कर रहे होंगे। ये छत्तीसगढ़ वाला आपका रीजन है और यहां आपका नागपुर वाला रीजन है और इस रीजन में जो आप देखते हैं यहां पर हमको बरार रीजन दिखाई देता है। ये इस तरीके से कुछ हमको क्या दिखाई देता था, 1947 से पहले का मध्य प्रदेश दिखाई देता था। अब देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सिंधिया वंश, इस रीजन पर आपको इंदौर के रीजन पर दिखाई देगा होलकर वंश, ये रीजन आपको दिखाई देगा भोपाल, और इस पूरे के पूरे रीजन को हम कहते हैं ये ब्रिटिश प्रांत था। यहां पर जो शासन हुआ करता था ये ब्रिटिश प्रांत था और यहां पर पूरे के पूरे रीजन पर ब्रिटिश हुकूमत थी। अब यहां पर ब्रिटिश कहां से आए इसके बारे में हम बात करते हैं आगे चल करके कि ये रीजन ब्रिटिश के पास आया कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम इसके आगे देखेंगे। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैं बात करूंगा और दोनों में लिख रहा हूंगा। ये आपका सिंधिया वंश कहां पर है, ग्वालियर में है। यहां पर आपको होलकर वंश दिखाई देता है इंदौर में। यहां पर आपको भोपाल दिखाई देता है। इस रीजन में हमारा स्थित था इस तरफ रीवा रियासत, इस तरफ हमारी छत्तीसगढ़ की रियासतें या इन्हें हम ईस्टर्न रियासत के नाम से जानते हैं। यहां पर आपका जबलपुर के आसपास का जो आप रीजन देखते हैं महाकौशल और साथ में गोंड एरिया आपको दिखाई देता है, यहां पर गोंडवाना दिखाई देता है। ये आपका है बुंदेलखंड, इस तरफ आपको दिखाई देगा बुंदेलखंड। इतनी बातें क्लियर हैं। ये क्या हो गया, सिलेबस की बातें आप YouTube में देख लेंगे, वहां पर मैंने क्या किया है सिलेबस पहले ही बता चुका हूं, तो आप उसे देख लीजिएगा, शायद ऐप में भी अपडेट हो जाएगी तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो रीजन आपको दिखाई देता है ये टोटल हमारा क्या है, हमको इस तरीके से 1947 से पहले हमें हमारा एमपी दिखाई देता है। लेकिन इस एमपी के यहां तक पहुंचने में एक निर्माण की प्रक्रिया हुई और उसी निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं मध्य प्रदेश का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि की बात करें। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं हम, आकर के यहां पर बात कर रहे होंगे मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। चलिए
अब देखिए यहां पर चेंजेस क्या है, चेंजेस यहां से मध्य प्रदेश में आते हैं इन द ईयर ऑफ 1818। इस डेट को हम कहते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1818 में। हिस्ट्री अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हमें ज्यादा बैकग्राउंड में जाकर के जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें कहां से स्टार्ट करना है, हमें 1818 से मध्य प्रदेश की बात करनी है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करनी है। बात क्लियर है। अब देखिए 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर समाप्त होता है, और इस एंग्लो मराठा वॉर के समाप्त होने से चेंजेस आते हैं मध्य प्रदेश के रीजन में इन द टाइम ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में 1818 में जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में चेंजेस आते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इस रीजन पर पूरा का पूरा जो हमको मध्य प्रदेश दिखाई देता है, इस पूरे मध्य प्रदेश पर मुगल्स और मराठों की सत्ता थी, और ये प्रिंसली स्टेट्स यहां पर थे, आपको दिखाई देते हैं। इन द ईयर ऑफ 1818 में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और मराठे इस युद्ध में परास्त हो गए, और मराठों के हार जाने के बाद डिफीट ऑफ मराठास, हाँ जी नोट्स मिलेगा आपको, मिल जाएगा। ठीक है, क्लास जैसे ही ओवर होगी आपके साथ साथ क्या होता चला जाएगा, पीडीएफ आपके लिए अपलोड होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, और इस वॉर में डिफीट हो जाती है मराठाओं की। मराठा अलग अलग सरदारों के रूप में यहां पर बसे हुए थे, जैसे हम कह सकते हैं एक तरफ आपको दिखाई देंगे पेशवा, भोसले, सिंधिया और गायकवाड़ दिखाई देते हैं, और इनकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और जैसे ही 1818 में आंग्ल मराठा युद्ध में विजय होती है, किसकी, ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिश को यहां से दो चीजों का फायदा होता है इस वॉर से, तृतीय आंग्ल मराठा वॉर से। ये मराठाओं को क्या करते हैं, अपने साथ संधि करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और मराठा इनके साथ सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और उसी क्रम में ब्रिटिशर्स का राज इस्टेब्लिश होना स्टार्ट होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपीएसआई एंड एमपीपीएससी पूरा कवर होगा या कुछ नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, एमपीएसआई एमपीपीएससी सब कुछ कवर होगा। साथ में हम एवरी सैटरडे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी क्या करेंगे, पीडीएफ के रूप में उसको भी डिस्कस कर रहे होंगे, जो प्रीवियस ईयर में आया होगा और जो आने वाला होगा, तो उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। अब देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए यहां पर बता रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। आप लोग क्या करते हैं, मध्य प्रदेश उठाते हो और सीधा पुनर्गठन से स्टार्ट हो जाते हो, और जैसे ही आप मध्य प्रदेश में पुनर्गठन से स्टार्ट होते हो, या हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, तो वहां से आपको एक प्रॉब्लम आती है, आपको बहुत सारे नाम मिलते हैं और आपको लगता है कि सर अचानक से इतने नाम कहां से आ गए। इसीलिए मेरी हमेशा से आदत है कि हम क्या करते हैं, उस चीज को पीछे जाकर के बात करते हैं, और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। यहां पर डिफीट हो गई किसकी, मराठास की डिफीट हो जाती है, और इससे क्या हो जाता है, मराठा पेशवा, यहां पर पेशवा है मराठाओं के, और मराठा पेशवा से ब्रिटिश को दो चीजें मिल जाती हैं, जैसे आप वर्तमान समय में सागर और दमोह के नाम से जानते हैं। इसे उस टाइम पर सागौर कहा जाता था, और इसको कहा जाता था दमोह। ये पेशवा से किसको प्राप्त हो जाता है, ये मिल जाता है ब्रिटिश को, ये एरिया चला जाता है ब्रिटिश के पास। देखिए पेशवा से सागर और दमोह मिल जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाई देते हैं भोसले। और भोसले से इन्हें मिल जाता है नर्मदा, या इसे आप लोग निर्बुद्धा कहते हैं।
यहां तक की बात क्लियर है कि 1818 में बिल्कुल लाइव क्लास ही चल रही है और हम लाइव क्लास में ही बात कर रहे हैं। बात क्लियर है? बिल्कुल चिंता मत करिए संजय जी। हाँ, करंट अफेयर्स भी पढ़ाएंगे, पहले जहां पर पढ़ रहे हैं वहां पर पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोग थोड़ा मैसेज करना बंद करके क्या करें, चीजों को समझें और पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन बीच बीच में मैं बताता रहूंगा, जहां पर क्वेश्चंस आएंगे वहां पर मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। बस पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। बार बार मैसेज करेंगे तो इससे क्या होगा, आप लोग जो है डिस्टर्ब होंगे, ठीक है? तो आ जाइए बात करते हैं। अब देखिए, यहां पर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद ब्रिटिशर्स को पेशवा से मिल जाता है सागर और दमोह, तो वहीं भोसले से उन्हें प्राप्त होता है नर्मदा। अब इन दोनों को मिलाकर के ब्रिटिश क्या करेंगे आगे, इन दोनों को मिलाकर के ब्रिटिश बना देते हैं एक नई टेरिटरी, और उस टेरिटरी को ये शामिल करते हैं कहां पर, वो टेरिटरी शामिल कर देते हैं तो आज आप देखते हैं आगरा या अवध का रीजन, और उस टेरिटरी को इन्होंने नाम दिया नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है? नाम दिया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का नाम दे देते हैं, और उस रीजन पर इसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं और उसे उस रीजन पर ले जाकर के रख देते हैं। देखिए, इसके बाद जो अगला चेंज आता है, अगला चेंज आया इन द ईयर ऑफ 1953, इन द ईयर ऑफ 1853, 1853 में एक अगला चेंज आता है। यहां पर 1853 में आपको मालूम है कि जो नागपुर का रीजन है, नागपुर के रीजन में भोसले की सरकार थी, या भोसले वहां पर राजा हुआ करते थे। अब जब भोसले वहां पर राजा हुआ करते थे तो मैंने आपको बताया कि 1818 में भोसले ने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि स्वीकार कर ली, और जैसे ही सहायक संधि स्वीकार करते हैं उन्होंने ब्रिटिश सुप्रीमेसी स्वीकार कर ली। अब जब ब्रिटिश सुप्रीमेसी स्वीकार कर ली, उस समय पर अप्पा साहिब थे, और अप्पा साहिब ने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को मराठा के भोसले वाले रीजन पर स्वीकार कर लेते हैं, जिससे उस रीजन की सुप्रीमेसी आ जाती है ब्रिटिशर्स के पास। इन द ईयर ऑफ 1853 यहां पर एक दुर्घटना घट जाती है, और मराठा यहां पर भोसले हैं, नाम है इनका राघोजी थर्ड। राघोजी तृतीय यहां पर क्या थे, भोसले थे। अब 1983 में 1853 में जैसे ही राघोजी की डेथ होती है, इस डेथ से ब्रिटिशर्स को एक नई बात निकल करके सामने आती है। यहां पर क्या चल रहा था, अच्छा, चेंज द पेन कलर, आप बताइएगा, रेड सही रहेगा? चलिए आ जाते हैं 1853 में राघोजी थर्ड की डेथ हो जाती है, और राघोजी थर्ड की जैसे ही डेथ होती है, क्योंकि इनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इनका अपना कोई सन नहीं था, इनकी अपनी कोई, हम कह सकते हैं, उत्तराधिकारी नहीं था। अब उत्तराधिकारी के ना होने के कारण ब्रिटिशर्स इस समय, ब्रिटिश के पास कौन है, लॉर्ड डलहौजी है, और लॉर्ड डलहौजी कौन है, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर है, जनरल ऑफ इंडिया है। लॉर्ड डलहौजी ने इस टाइम पर राज्य हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट करके रखा हुआ था, और उसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण क्या किया गया, राघोजी की जब कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण और इनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसी कारण ब्रिटिशर्स ने क्या किया, नागपुर को अपने अधीन ले लिया। ठीक है, नागपुर मिला कैसे, तब आप बोलोगे सर कि नागपुर जो ब्रिटिशर्स को मिला, ये मिलता है इनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प की जो ब्रिटिश की नीति चली आ रही थी, उसी नीति के चलते क्या हो गया, अब ये नागपुर का रीजन आ गया ब्रिटिशर्स के पास, और नागपुर का रीजन
जैसे ही ब्रिटिशर्स के पास आता है, ब्रिटिश क्या कर देते हैं, इस पूरे के पूरे रीजन को अपने कब्जे में ले लेते हैं और यहां पर कमिश्नर क्या कर रहा है, यहां पर कमिश्नर इसका शासक हो जाता है। अब देखिए, जैसे ही नागपुर ब्रिटिशर्स के पास गया, मैंने क्या कहा, पहले एमपी के रीजन पे ब्रिटिश नहीं थे। ब्रिटिशर्स की स्टार्ट कहां से हुई, तब 1818 में पहली बार आंग्ल मराठा वॉर हुआ। उस वॉर में क्या हुआ, मराठास की डिफीट हो गई। मराठास जैसे ही हार जाते हैं, मध्य प्रदेश में क्या मिल जाता है, सागर दमोह का रीजन आ जाता है, साथ में नर्मदा आ जाता है, और उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद नागपुर का रीजन भी अब किसे मिल गया, मराठास को मिल गया। हाँ राहुल जी, क्या आंसर पूछ रहे हैं आप? लाइव क्लास है राहुल जी, बिल्कुल। यार आप लोग क्या करते हो ना, कमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हो। अच्छा एक बात बताइए, लाइव क्लास नहीं होती तो भी आप क्या करते, पढ़ते ना? तो मैं पढ़ा रहा हूं तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको कैरियर वेल के ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहां से आप क्या कर सकते हैं, क्लास को परचेज कर सकते हैं। कोई नहीं, अब चलिए, इसीलिए मैं क्या करता हूं, फिर आप लोगों का रिप्लाई नहीं करता, आप लोग कमेंट ही करते रह जाते हो। चलिए आ जाते हैं, यहां पर नागपुर मिल गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते, राज्य हड़प नीति के चलते ब्रिटिशर्स के पास क्या आ गया, यहां से निकल करके आ जाता है उनके पास नागपुर। और इसी टाइम पर ब्रिटिश क्या बना देते हैं, यहां पर सेंट्रल इंडिया एजेंसी का फॉर्मेशन कर देते हैं। इन सभी को मिलाकर के सेंट्रल इंडिया एजेंसी का फॉर्मेशन कर देते हैं। हाँ, किसके लिए यूजफुल है और किस एग्जाम के लिए नहीं है, आप क्लास करिए, उसके बाद आप उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्या करिएगा, उठा करके देखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन हो पाते हैं, इवन एमपीपीएससी मेंस के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। जब मैं फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं और आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के चल रहा हूं, तो आप इस बात को समझिए कि आपका मैं एमपीपीएससी तक मेंस तक का कवर करूंगा, बस लैंग्वेज आपको देनी होगी, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए लैंग्वेज नहीं दे सकता। ठीक है, अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके जो चेंजेस आए इसके बाद, वो अगला चेंज आता है इन द ईयर ऑफ 1857। 1857 में क्या हुआ, 1857 में 1857 की क्रांति हो जाती है। ठीक है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 का यहां पर घटना घट जाती है। और जैसे ही यह घटना घटती है, एक नई बात निकल करके सामने आती है। ब्रिटिश को लगता है कि हमारे खिलाफ जो यह विद्रोह हुआ है वो कैसे हुआ। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिश इस बात को ध्यान रखते हुए, एक व्यक्ति है इस समय पर, इनका नाम है सर सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने सर सैयद अहमद खां को अपनी मदद के लिए बुलाया और इन्होंने कहा सर सैयद अहमद खां से कि जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ है, इसके पीछे के आप रीजन सर्च करें और इस रीजन को जानकर आप लेकर के आए और हमें बताएं कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ कैसे, और आगे ही हम क्या करें, आगे हम सारी चीजों से कैसे बच पाएंगे। और इसी क्रम में सर सैयद अहमद खां ने ब्रिटिशर्स को सलाह दी और इन्होंने ब्रिटिश से कहा कि आप क्या करें, आप कुछ मत करें, भारतीयों को प्रशासन में शामिल कर लें। बात समझिए, यहां पर सर सैयद अहमद खान ने कहा कि जो हमारे खिलाफ या ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या हुआ है, यहां पर जिस तरह से आंदोलन हुए, अगर उस आंदोलन को आपको रोकना है तो आपको भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड करना पड़ेगा, और भारतीयों को अगर आप साथ में लेकर के चल सकते हैं तो आपकी सत्ता कहां तक चलती चलेगी, आगे तक चलती रहेगी। और इसी क्रम में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन द ईयर ऑफ 1861 में इस टाइम पर आया इंडियन काउंसिल एक्ट। बात क्लियर है, इंडियन काउंसिल एक्ट आया और 1861 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सागर, दमोह,
नर्मदा, नागपुर, इन सभी रीजन्स को क्या किया, आपस में मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद इसको नया नाम दे दिया सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, 1861 में आया, यहां पर ब्रिटिशर्स लेकर के आते हैं द इंडियन काउंसिल एक्ट, और उस इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत क्या करते हैं, सागर, दमोह, नर्मदा और नागपुर और साथ में छत्तीसगढ़ के रीजन्स को मिलाकर के क्या कर देते हैं, इन सभी रीजन्स को मिलाकर के एक नए प्रोविंस का निर्माण करते हैं और उसको नाम देते हैं सेंट्रल प्रोविंस। अब बात समझिए, जो ये वर्तमान समय नर्मदा जो आप देखते हैं, वो नर्मदा घाटी के जो उत्तर का रीजन है, उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, जहां पर आज आपको दिखाई देते हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, ये करेली वाला जो रीजन दिखाई देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, नर्मदा के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, इस सभी रीजन्स को मिलाकर के ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, यहां पर सेंट्रल प्रोविंस का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया और एक नई प्रोविंस बना दी 1861 में, सेंट्रल प्रोविंस। और इस तरह से हमारे सामने 2 नवंबर 1861 में एक नई प्रोविंस के रूप में निकल के हमारे सामने क्या आ गया, सेंट्रल प्रोविंस निकल करके आ गया। बात क्लियर है यहां तक? अब ये क्या हुआ हमारा, यहां पर 2 नवंबर में सेंट्रल प्रोविंस निकल करके हमारे सामने आ जाता है और आपको दिखाई देने लग जाता है सेंट्रल प्रोविंस के बारे में। अब देखिए, सेंट्रल प्रोविंस जैसे ही यहां पर फॉर्म किया गया, इसके बाद क्या किया गया, इस पे एक और एरिया को ऐड किया गया इन द ईयर ऑफ 1864 में, जिसे आज आप खंडवा और खरगोन के नाम से जानते हैं। वहां पर क्या दिखाई देता है आपको, वहां उस रीजन पर आपको दिखाई देता है, खंडवा और खरगोन के रीजन पर पहले था निमाड़, और इस निमाड़ को इस पर ऐड कर दिया गया। किसको ऐड कर दिया गया, निमाड़ को ऐड कर दिया गया। और निमाड़ को ऐड करने के बाद 1864 से अब यहां पर क्या चलने लगा, तो यहां पर हमने एक काउंसिल भी इस्टेब्लिश कर दी। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या हो गया, यहां पर फॉर्मेशन हो गया, और साथ में क्या बना दिया गया, इसे बना दिया गया एक प्रोविंस जिसका नाम है सेंट्रल प्रोविंस। व्हाट इज सेंट्रल प्रोविंस सर जी? सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश का वह रीजन है जो आप आज साउदर्न रीजन देखते हैं। मैंने क्या कहा, सागर, दमोह, नर्मदा, नागपुर और साथ में निमाड़ और साथ में छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे रीजन्स जिनको ब्रिटिशर्स ने जीत लिया, उन सभी रीजन को मिलाकर के ब्रिटिश ने क्या बना दिया, एक प्रोविंस बनाया, और उस प्रोविंस को नाम दिया उन्होंने सेंट्रल प्रोविंस। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखिए, यहां से जो क्वेश्चन आता है, वो आपसे पहला क्वेश्चन तो एग्जामिनर सबसे पहले पूछ लेता है कि सेंट्रल प्रोविंस का फॉर्मेशन कब हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस। तो आप क्या कहोगे, 2 नवंबर 1861 में क्या बन गया हमारे सामने बन करके आ जाता है यहां पर सेंट्रल प्रोविंस। एग्जामिनर यहां से आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि सर, निमाड़ सेंट्रल प्रोविंस का भाग कब बना, तो निमाड़ आपका सेंट्रल प्रोविंस का भाग बनता है 1864 में बन जाता है। अब देखिए, इससे पहले एमपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है उसका, कि सेंट्रल प्रोविंस का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 2 नवंबर 1861 में किसका हो गया, तब आप दिखाओगे कि सर सेंट्रल प्रोविंस का फॉर्मेशन हो गया। हाँ, बिल्कुल जीरो लेवल से ही चलूंगा और बिल्कुल जीरो से ही चल रहा हूं। इसके बाद इन सारी चीजों को हम कहां पर देखेंगे, इसके बाद हम सभी चीजों को देख रहे होंगे साथ साथ में मैप पर भी आकर के देखेंगे। अब चलिए, इसके बाद चेंज क्या आया, इसके बाद आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बेरार, या इसी को कहा जाता है बरार रीजन। अभी इसको देखने के लिए आपको कहां आना पड़ेगा, बरार रीजन। मैंने आपको कहा था ये वाला रीजन आपका किसका कहलाएगा, ये बरार का रीजन है। एमपी और साथ में कहां पर,
मध्य प्रदेश और साथ में जो महाराष्ट्र का रीजन है उसके यहां पर आपको बरार दिखाई देगा। ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, इसका नाम है नागपुर, या यही आपका क्या है, विदर्भ का प्लेटू आपको दिखाई देगा। तो यहां पर हम कहां पर आ जाते हैं, ये बरार है, ये नागपुर है, ये छत्तीसगढ़ की रियासत है, ये महाकौशल है, ये आपको दिखाई देता है बघेलखंड। यहां पर आपको क्या दिखता है, बघेलखंड दिखाई देता है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए हम यहां तक आ चुके थे, नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं बरार रीजन की। ये जो बरार रीजन है ये बेसिकली हैदराबाद का पार्ट था। किसका पार्ट था, हैदराबाद। हैदराबाद में जो उस समय शासन चल रहा था वह शासन था निजाम का, और इस समय हैदराबाद में जो निजाम है इस निजाम का नाम आपको दिखाई देगा महबूब जहां 6। कौन है, महबूब जहां 6 आपको इस रीजन पर शासन करता हुआ दिखाई देता है, या महबूब अली खान भी कहते हैं इसे। इसे आसफ जहां के नाम से भी जाना जाता है। आसफ जहां, महबूब अली खान या आसफ जहां, इस रीजन पर आपको क्या दिखाई। सर अगर बैच लगे तो कमेंट का जवाब मिलेगा। सर मैं कमेंट का जवाब वैसे भी देता हूं, लेकिन आप कमेंट ऐसे करें जो यहां के लिए उपयोगी हो, और बाकी कमेंट का जवाब देने का कोई मतलब नहीं बनता। आप पूछोगे सर आप कैसे हो, मैं अच्छा हूं, आप भी अच्छे हो। बिल्कुल मैं 0 से चल रहा हूं, और इसीलिए कह रहा हूं कि आप पहले बस चीजों को समझ लें। उसके बाद मैं 10 मिनट का सेशन रखूंगा, आप लोग खूब सारे कमेंट उस तरफ से करिएगा, मैं इस तरफ से जवाब देता चलूंगा। आप वहां से क्वेश्चन करेंगे, मैं साथ में क्या करता चलूंगा, आखिरी के 10 से 15 मिनट में आपको पूरे के पूरे मैं जवाब दूंगा। हाँ, साथ साथ जवाब देता चलूंगा। अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं तो उन सारी बातों को लेकर के मैं चलूंगा। बिल्कुल सूरज जी, मैं कमेंट का जवाब देता हूं, आप क्वेश्चन करेंगे तो कमेंट का मैं जवाब देता हुआ चलूंगा। हाँ, मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे के दिन हमारी एमसीक्यूज की क्लास होगी। उस दिन हम बात कर रहे होंगे कि एमपी में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनको लेकर के। बात क्लियर है। हाँ रोशन जी, आपका भी बिल्कुल कमेंट आ रहा है, सभी के कमेंट आ रहे हैं आप सबके। चलिए, मैंने क्या कहा, यहां से चेंज आते हैं बरार रीजन पे। हैदराबाद का ये पार्ट था, और इस पार्ट में निजाम का शासन था जिसका नाम था आसफ जहां 6, या इसी को आप कहते हैं महबूब अली खान। इसका नाम महबूब अली खां के रूप में भी इसे जाना जाता है। महबूब अली खान ने जो बरार का रीजन था, अभी आपने मध्य प्रदेश के नीचे देखा, तो इसने क्या किया, 5 नवंबर 1902 को इस रीजन को इसने क्या कर दिया, इस रीजन को 25 लाख सालाना रेंट में किसे दे दिया, इसने प्रदान कर दिया, ब्रिटिश को दे दिया। अब 25 लाख रुपए रेंट लेकर के इसने ब्रिटिशर्स को इस रीजन को सौंप दिया। सूरज जी, सर मेरा कमेंट देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहा हूं। बिल्कुल आप सबके कमेंट का जवाब मिलेगा, बस आप चीजों को समझ लें। आप लोग अभी बिल्कुल कमेंट मत करें, लास्ट के 15 मिनट में आप जितने कमेंट करेंगे मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा, और आपके जो भी डाउट हो आप लिख करके रखें, साथ साथ पूछते चलें, वो भी करूंगा। ठीक है, कृष्णा जी स्पेशल थैंक्स। बिल्कुल भाई आप सबका। हाँ विकास जी, लाइव हूं मैं।
लाइव हूं, बिल्कुल लाइव हूं। चलिए अब देखिए यहां से चेंज देख लीजिए हैं और आकर के बात करते हैं चेंज को लेकर के। अब देखिए मैंने कहा कि 5 नवंबर 1902 को 1902 में 25 लाख रुपए सालाना पर हैदराबाद के निजाम आसफ जहां से ब्रिटिशर्स को क्या मिल गया, बरार का रीजन मिल गया। और इस बरार के रीजन को 17 सितंबर 1903 के दिन ब्रिटिश गवर्नर जनरल है लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया, इसकी घोषणा कर दी कि ये वाला जो पार्ट होगा वो किसका भाग होगा, ये मध्य प्रदेश का भाग कहलाएगा। विजय हेलो, विकास सर लाइव हैं, बिल्कुल लाइव हूं। लट गाड़ दिया सर पवन जी, लटट नहीं गाड़ दिया भाई, ठीक है, रोला काट दिया, लट गाड़ दिया। आप लोग गजब कमेंट करते हैं, ठीक है, रोला काटना और लट काटना गाड़ना भी नहीं है। अभी चलते हैं आगे बात करते हैं। अब देखिए इन रीजन पर हमने क्या देखा, यहां पर 5 नवंबर 1902 को क्या मिल गया, ब्रिटिशर्स को हैदराबाद के निजाम महबूब अली खान या आसफ जहां 6 से क्या मिल जाता है, 25 लाख के सालाना पर बरार का रीजन मिलता है, जिसे 17 सितंबर 1903 को लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया, इसकी घोषणा कर दी कि ये पूरा का पूरा रीजन किसका पार्ट होगा, ये पूरा का पूरा रीजन मध्य प्रदेश का पार्ट होगा। बात क्लियर है सर? एमपी में सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट कब और कहां थे, प्लीज सर आंसर में। बिल्कुल एमपी में जो आज आप पूरा का पूरा रीजन देखते हैं तो जो सेंट्रल प्रोविंस का एरिया दिखाई देता है, डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था कहां पर की गई थी, जो ब्रिटिश रीजन्स थे, और ब्रिटिश ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या बनाए थे, डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, छोटे छोटे अलग अलग जिलों का निर्माण किया हुआ था। बाकी चीजें कहां पर हैं, वो बाकी जो आप देखते हैं वो आपको प्रिंसली स्टेट्स दिखाई देते हैं, और प्रिंसली स्टेट्स में आपको मालूम है कि वहां पर राजा का पद है, तो क्या वहां पर डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। वहां पर सत्ता कैसे चल रही थी, सेंटर से चल रही थी, और यहां पर कहां से चल रही है, आप कहोगे सर यहां पर ब्रिटिश महारानी की हुकूमत चल रही है, और ब्रिटिश महारानी की हुकूमत चल रही, इसीलिए इन्होंने क्या किया, जब 25 लाख रुपए सालाना के रेंट पर इस रीजन को बरार को ले लेते हैं, और 17 सितंबर 1903 को लॉर्ड कर्जन ने इस बात की घोषणा भी कर दी कि जो बरार है अब किसका पार्ट होगा, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट होगा। और ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनाते ही इसे क्या कर दिया, लॉर्ड कर्जन ने इस बात के लिए नई व्यवस्था लाई, और लॉर्ड कर्जन ने कहा ये जो रीजन है अब कहलाएगा सेंट्रल प्रोविंस। किसका पार्ट हो गया, ये आपका सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट हो गया। तो हम इस बात को समझिए, इसके बाद ये कहां पर चला गया, ये चला जाता है सेंट्रल प्रोविंस में, और 1 अक्टूबर, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आकर के हम बात करते हैं। देखिए 1 अक्टूबर 1903 इस टाइम पर क्या किया गया, जो बरार है, जो हमारा बरार का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ब्रिटिश ने अपने अंडर में लेने के बाद इस बात की घोषणा कर दी कि अब क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट बना दिया गया। 1 अक्टूबर से ये क्या बन गया, 1 अक्टूबर सन 1930 को बरार आ गया अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ऑफ सेंट्रल प्रोविंस। किस में आ गया, तो सेंट्रल प्रोविंस के भीतर आ जाता है।
किसमें, प्रशासनिक आधार से इसको अब सेंट्रल प्रोविंस का भाग बना दिया गया। ये कहां पर है, यहां से अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये यहां से ना बन करके 1936 से बनता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1936 कहां पर आ जाते हैं, 24 अक्टूबर 1946 को, क्योंकि इससे पहले क्या आ गया, तो 1935 का आपको क्या मिल जाता है, 1935 का आपको यहां पर एक्ट दिखाई देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिखाई देता है। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के चलते 24 अक्टूबर 1936 में ब्रिटिशर्स ने इस पूरे के पूरे एरिया का नाम दे दिया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये पूरा का पूरा एरिया किस नाम से जाना गया है, अब आपस में मिला दिया गया सेंट्रल प्रोविंस को और बरार को, और इसको मिलाकर के एक नया क्षेत्र बनाया गया जिसको नाम दिया गया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। बात क्लियर है। अच्छा, इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जो बरार का रीजन है हमारे पास नहीं है, बल्कि कहां पर है, जो महाराष्ट्र का रीजन है। सर अच्छा, मैं बात कर लूंगा आपके लिए रोशन जी, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा रीजन कहां पर आ गया, अब सेंट्रल प्रोविंस और बरार का रीजन हमारा बन करके तैयार हो जाता है। और यहां तक की जो राजनीतिक हम कहेंगे कि जो गाथा थी, इस राजनीतिक स्थिति में आपको क्या दिखाई देता है, मध्य प्रदेश दिखाई देता है। और यहां तक पहुंचते पहुंचते अब जिस रीजन को आप मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, देखिए इतनी कहानी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो सेंट्रल प्रोविंस है एंड बरार का रीजन है, इसी को हमने उस टाइम पर मध्य प्रदेश का नाम दिया। और इसके जो गठन की प्रक्रिया है, हम कहां से चले थे, एक मिनट में हम क्या करते हैं, वापस उस चीज को देख लेते हैं। आप देखें यहां पर मैंने 1947 से पहले ये पूरी की पूरी क्या थी, मध्य प्रदेश की स्थिति थी। और इस स्थिति में परिवर्तन कब आया, तो सबसे पहले मैंने कहा कि सर 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। उस मराठा वॉर में क्या हुआ, मराठे परास्त हो गए। पेशवा से ब्रिटिशर्स को सागर और दमोह का रीजन मिल गया। भोसले से क्या मिल गया इनको, नर्मदा का रीजन मिल जाता है। जहां पर आज आप नरसिंहपुर जबलपुर का रीजन देखते हैं, उसे क्या कहा गया था, नर्मदा, तो वो रीजन इनको मिल जाता है। इसके बाद क्या चेंज हुआ, इसके बाद 1853 में राघव जी थर्ड क्या हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। और डेथ के समय क्या है, डेथ के समय आपको दिखाई देता है कि इनके पास इनका कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं है। और उत्तराधिकारी ना होने के कारण इनके राज्य का जो नागपुर है वो किसे ले लेते हैं, पूरा का पूरा राज्य ब्रिटिश अपने पास हड़प लेते हैं। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत राज्य हड़प की नीति आपको दिखाई देती है। अब आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो चेंज कब आता है, 1857 में रिवॉल्ट हो जाता है। 6 मंथ की वैलिडिटी है सोहेल जी, ठीक है। बैच कंप्लीट होने के बाद, जैसे 2 महीने हमारा बैच चलेगा, 2.5 महीने, उसके बाद 6 महीने और वैलिडिटी है। अब देखिए 1857 की क्रांति होती है। सर सैयद अहमद खां को क्या करते हैं, ब्रिटिश अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ये जो क्रांति हुई है, इस क्रांति से हम कैसे बच सकते हैं। तो सर सैयद अहमद खां कहते हैं कि सर आप क्या करें, भारतीयों को प्रशासन में शामिल करें। और इसी के तहत क्या किया जाता है, 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या इसी को आप कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, क्योंकि 1857 से चेंजेस हो गया। अब कंपनी का शासन भारत में नहीं रहा, बल्कि शासन किसका हो गया, बल्कि कंपनी की जगह अब शासन ब्रिटिश क्राउन का हो जाता है। और इसी के तहत सागर, दमोह, नर्मदा और नागपुर के रीजन को मिलाकर के सेंट्रल प्रोविंस का फॉर्मेशन कर दिया जाता है 2 नवंबर 1861 को। और इसके बाद चेंज आता है 1864 में, इसी रीजन में निवाड़ को भी क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। चलिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो बरार का रीजन है, उस रीजन को हम क्या कह रहे थे कि सर ये हैदराबाद का पार्ट था। और यहां पर किसका शासन था, निजाम का। महबूब जहां या महबूब अली खान या इसी को आसफ जहां के नाम से
जानते हैं। इन्होंने 5 नवंबर 1902 को 25 लाख सालाना पर ब्रिटिशर्स को क्या दे दिया, रेंट पर दे दिया बरार का रीजन, और 17 सितंबर 1903 को लॉर्ड कर्जन ने इस बात की पुष्टि कर दी। बात क्लियर हुई। इसके बाद हम कहां पर पहुंच गए, इसके बाद बरार पे हमने और सारे चेंजेस देखे। अब देखिए अगला चेंज कहां पर आता है, अब हम आ जाते हैं वापस मैप ड्रॉ करते हैं और मैप के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आप समझिए कुछ हमको एमपी दिखाई देता है। मैंने यहां पर आपको रीजन बताया था डिवाइड करके, ये वाला पूरा का पूरा रीजन, इस रीजन में हम इसे ग्वालियर, यहां पर आपको इंदौर, इस वाले रीजन पे आपको भोपाल, ये वाला आपका पूरा का पूरा रीजन कहलाता है विंध्य प्रदेश, ये आपका सेंट्रल प्रोविंस का एरिया है, यहां पर आपका बघेलखंड, ये वाला रीजन आपका, ये जो आप नीचे की तरफ देखते हैं ये है आपका बरार, ये वाला रीजन यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, नागपुर, क्या दिखाई देता है इस रीजन पर, आपको नागपुर दिखाई देता है। आप यहां से चेंजेस समझिए और यहां पर आकर के आगे बात करते हैं। यहां से जो आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जो एमपीपीएससी पूछता है या कोई भी आपसे एग्जाम मध्य प्रदेश का पूछता है, वो पूछता है कि सर ये जो ये वाला रीजन है, इस रीजन को क्या किया गया। अब देखिए 1947 में एमपी क्या हो जाता है, आजाद, क्योंकि भारत आजाद हो गया तो मध्य प्रदेश भी आजाद हो गया। अब मध्य प्रदेश और भारत, या हम कह सकते हैं सर 1947 में द इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हो गया और भारत स्वतंत्र हो गया। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने निकल करके आती है। समस्या किस बात की थी, समस्या इस बात की थी कि ये जो ब्रिटिश प्रोविजंस थे या ब्रिटिश रियासतें जो थी हमारे यहां पर, वो तो हमको ब्रिटिशर से सीधी मिल जाती हैं, लेकिन जैसे ही क्या होता है ब्रिटिश रीजन्स हमको मिलते हैं, उनके साथ साथ हमको एक समस्या भी मिलती है। ब्रिटिश भारत को आजाद करते समय 3 विकल्प छोड़ करके जाते हैं। ये जो ब्रिटिश प्रांत थे ये तो हमें सीधे प्राप्त हो गए, लेकिन ये जो देसी रियासतें हैं, यहां पर सिंधिया रियासत है, ये इंदौर आपको दिखाई दे रहा है जो रीजन, यहां पर होलकर रियासत है,
यहां पर आपको रीवा रियासत दिखाई देगी इस रीजन पर, यहां पर बुंदेलखंड रियासत दिखाई देगी। तो ब्रिटिश हमारे पास 3 तरह के ऑप्शंस देते हैं और ब्रिटिश कहते हैं कि देशी रियासतें अगर चाहें तो भारत में अपना विलय कर सकती हैं, और अगर चाहें तो कहां जा सकती हैं, पाकिस्तान के साथ, और अगर चाहें तो कहां जा सकती है, वो जा सकती है स्वतंत्र रूप से और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। लेकिन ये जो ब्रिटिश रीजन थे, जिसे हम सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जानते हैं, ये सीधे के सीधे भारत को प्राप्त हो गए। अब इसके बाद सबसे बड़ी समस्या आई सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पुनर्गठन की ओर चल रहे थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन देशी रियासतों से बात की और कहा कि आप क्या करें, अपना भारत में विलय कर लें। लेकिन देशी रियासतों ने क्या किया, देशी रियासतों ने यहां पर इस चीज से मना कर दिया शुरुआती तौर पर। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अच्छी चाल चलते हुए देशी रियासतों से कहा कि देखिए, ब्रिटिश टाइम पीरियड पर भी आपके पास संचार, सेना और विदेश, 3 चीजें किसके पास थी, आपकी ब्रिटिश के पास थी। आप भारत संघ में अपना विलय मत करें, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, हमको ये 3 चीजें आप अपनी दे दें। मतलब आप क्या दे दें, एक तो आप हमको अपनी सुरक्षा दे दें, दूसरा आप हमको संचार दे दें, और तीसरा अपनी विदेश नीति। और सारी की सारी देशी रियासतें भारतीय जनता के प्रति अपनी अभिव्यक्ति को देखते हुए और जनता की अभिव्यक्ति को देखते हुए वो इसको भारत में मिला दें। अब जैसे ही भारत में मिलाने की बात की गई, सर मॉर्निंग का टाइम कर लो, इस टाइम राकेश सर की क्लास रहती है। गुड इवनिंग सर। सर आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लास को बाद में भी देख सकते हैं, या तो चीजों को हम देखेंगे, जैसा जो भी होगा आपसे बात करेंगे। चलिए आ जाते हैं यहां पर, बात समझते हैं वापस से। तो देशी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे आह्वान किया और कहा कि आप आ जाएं और भारत संघ में अपना विलय कर दें, और भारत संघ में अगर आप अपना विलय करते हैं तो हम आपको वादा देते हैं कि हम आपको आपका स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में मदद करेंगे। और कह दिया कि आप सिर्फ हमको कुछ मत करो, 3 चीजें दे दो अपनी, एक तो विदेश दे दो, दूसरा आप अपना संचार दे दो, तीसरा आप अपनी सुरक्षा दे दो। अब देखिए यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक चाल चली, और ये सभी की सभी देशी रियासतें क्या हो गई, भारत संघ में विलय को लेकर के एग्री हो गई। और यहां पर आपको ये जो 28 में 1948, 28 मई 1948 को क्या किया गया, 28 मई 1948 को ग्वालियर और साथ में किसी इंदौर, ग्वालियर और इंदौर को मिला करके हमने बना दिया सेंट्रल इंडिया, या इसी को आप कहते हैं मध्य भारत। इस रीजन को क्या कर दिया गया, 28 मई 1948 को ग्वालियर और इंदौर को मिलाकर के बनाया गया सेंट्रल इंडिया या मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। आगे चल करके विंध्य जो रीजन था, विंध्य रीजन भी मध्य प्रदेश पर मिलने के लिए तैयार हो जाता है, और 12 मार्च 1948 को भी क्या किया जाता है, इस रीजन को आपस में मिला दिया जाता है, और इसका नाम क्या रख दिया जाता है, विंध्य प्रदेश का नाम रख दिया जाता है। और अब देखिए समस्या आई किसके साथ, भोपाल के साथ। भोपाल के नवाब थे नवाब हमीदुल्लाह खां। नवाब हमीदुल्लाह खां ने क्या कहा कि हम भारत संघ में अपना विलय नहीं करते, और हम क्या करेंगे, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना करके रखेंगे। और जब स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की बात की तो भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक नई समस्या निकल करके आ गई कि भोपाल भारत के भीतर होते हुए क्या कर सकता है, अपनी स्वतंत्र स्थिति को बनाए रखने के लिए बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि इन चीजों में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। और इस चेंज होने के कारण उन्होंने क्या किया, कहा कि आप चीजों को बदल दें, और नई चीज लेकर के आए और कहा कि भोपाल में प्रजामंडल फिर आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन के बाद क्या हो गया, इस आंदोलन के बाद चीजें चेंज हुई, और 1 जून सन 1949 को अंततः भोपाल भी कहां पर मिल गया,
भोपाल मिल जाता है मध्य प्रदेश में, या हम कह सकते हैं भारत में। तो इस तरीके से क्या हुआ कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश का जो आप रीजन देखते हैं उनका गठन हुआ। अब इस गठन के बाद चेंजेस आते हैं जब भारत का संविधान बन करके तैयार हो जाता है, और भारत का संविधान बन करके तैयार होता है 26 जनवरी सन 1950 को पूर्णतः लागू हो जाता है। 26 नवंबर सन 1949 को बन गया, ठीक है। लागू कब हुआ पूरी रूप से? 26 जनवरी सन 1950 के दिन। अब देखिए जब 1950 में लागू हुआ तो अब हमारे पास समस्या थी कि हम क्या करें, अब चीजों को कैसे समझें। तो 1950 में यहां पर क्या चेंजेस आए? 1950 में चेंजेस किए गवर्नमेंट ने, क्योंकि अब संविधान लागू हो गया और संविधान में 4 तरह की व्यवस्थाएं की गई। संविधान में 4 तरह की व्यवस्था करते हुए स्टेट को पार्ट्स में बांट दिया गया और नाम दिया गया पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट। 3 भागों में, और एक था पार्ट डी स्टेट, और पार्ट डी का कोई पार्ट हमारे पास नहीं था, इसलिए हम उसकी बातें नहीं करेंगे। इन अलग अलग डिविजन्स कर दिए गए स्टेट के। जो पार्ट ए स्टेट थे इन पर ऐसे स्टेट्स को या ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया जहां पर किसकी सत्ता थी, जहां पर ब्रिटिश हुकूमत थी और वहां पर साथ में लेजिस्लेचर था। ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश सुप्रीमेसी विथ लेजिस्लेचर, इस रीजन को पार्ट ए में शामिल किया गया। और इसके बाद क्या किया गया, पार्ट बी जो है, यहां पर वो रीजन्स जहां पर प्रिंसली स्टेट्स थे, लेकिन यहां पर सुप्रीमेसी किसकी थी? यहां पर सुप्रीमेसी आपको दिखाई देती है ब्रिटिशर्स की, ठीक है। यहां पर क्या दिखाई देता है? ब्रिटिशर्स की आपको सुप्रीमेसी दिखाई देती है। लेकिन यहां साथ में क्या था? यहां पर साथ ही साथ आपको दिखाई देता है कि जो पार्ट बी स्टेट थे यहां पर राजा रजवाड़े थे, और साथ में यहां पर आपको लेजिस्लेचर अर्थात विधानमंडल दिखाई देता है। पार्ट ए में मैंने कहा कि सर यहां पर ब्रिटिश हुकूमत थी और साथ में यहां पर विधानमंडल था। पार्ट बी में जो स्टेट शामिल किए गए वहां पर हुकूमत तो ब्रिटिश की नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश क्या कर रहे थे? उनको निर्देशित कर रहे थे। और ऐसे रीजन में क्या था, एक मिनट, चलिए आके आगे बात करते हैं। ये जो पार्ट बी का रीजन था, यहां पर भारतीय रियासतें थी, और भारतीय रियासतों में क्या था? भारतीय रियासतों में वो रियासतें थी जो ब्रिटिश के अधीन थी, और इसीलिए उन क्षेत्रों को पार्ट बी में रखा गया। लेकिन यहां पर भी विधानमंडल था। जो पार्ट सी था, यहां पर ब्रिटिश टाइम पीरियड पर ब्रिटिश अधीनता तो इन्होंने स्वीकार की थी, लेकिन यहां पर कमिश्नर का शासन था। यहां पर किसी प्रकार का विधानमंडल नहीं था, और साथ में क्या था? कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस भी थी जिनको पार्ट सी के स्टेट में शामिल किया गया। तो ऐसा ही चेंज कहां पर आया? मध्य प्रदेश में आया, और इसे हमने कहा पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट और पार्ट सी स्टेट। ये 1950 के बाद की स्थिति है। देखिए पार्ट ए स्टेट में क्या किया गया, जो अभी आपने देखा, सेंट्रल प्रोविंस प्लस बरार प्लस छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतें प्लस महाकौशल प्लस नागपुर, इन सभी को मिलाकर के क्या बना दिया गया? इन सभी को मिलाकर के इस रीजन को नाम दिया गया सेंट्रल प्रोविंस एंड
बरार, ठीक है, या इसी को आप सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसके बाद अगला क्या बनाया, इसको बनाया सेंट्रल इंडिया। इस पे क्या था, ग्वालियर प्लस इंदौर का रीजन मिला करके। यहां पर जो बघेलखंड का रीजन आप देखते हैं, रीवा रियासत वाला रीजन, वहां महाकौशल का मतलब जो आज आप जबलपुर के आसपास का क्षेत्र देखते हैं वो क्या कहलाता है, महाकौशल कहलाता है। अच्छा, साथ में बोर्ड पे, चलिए अब चलिए आ जाते हैं, यहां पर बात करते हैं इसकी। अब इन रीजन्स को मिलाकर के क्या किया गया, पार्ट ए स्टेट बना दिया गया। इसमें 5 संभाग, या इसे आप कहोगे सर 5 डिवीजन और 22 जिले का गठन किया गया। 5 संभाग और 22 जिलों को मिलाकर के पार्ट ए स्टेट बना दिया गया। यहां पर एक बात याद रखिएगा, उसे नोट में लिख लीजिए आप लोग। ये जो आपको पूरा का पूरा पार्ट ई रीजन दिखाई देता है, पार्ट ए रीजन, यहां पर 14 रियासतें शामिल की गई जो इस क्षेत्र पर शामिल होती है। मध्य प्रदेश में उनका नाम क्या है, 14 रियासतें आपको देखने को मिलती हैं। इसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट, या 14 रियासतों को शामिल करके किसका क्या बनाया गया, सेंट्रल प्रोविंस का फॉर्मेशन किया गया। इसके बाद आ जाते हैं पार्ट बी स्टेट या भाग खा स्टेट, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत। और इसको मैंने आपको बताया 28 में 1948 को इसका क्या हो गया था, गठन हो गया। और जैसे ही इसका गठन होता है, इसमें क्या किया गया, इसमें जो जिले बनाए गए 14 जिलों का यहां पर क्या किया जाता है, गठन किया गया। बात क्लियर है। इस पर कितने, सॉरी 14 नहीं, सॉरी इस पे 16 जिलों को शामिल किया गया। और ये जो पूरा का पूरा आपको रीजन दिखाई देता है, यहां पर 25 रियासतें थी। और इन 25 की 25 रियासतों को मिलाकर के हमारा सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत का क्षेत्र दिखाई देता है आपको। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो आप विंध्य प्रदेश देखते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा था कि इसका गठन 12 मार्च 1948 को हुआ। इस रीजन पर आपको 38 रियासतें देखने को मिलती है। यहां पर आपको 38 रियासतें देखने को मिलती है, और इनको मिलाकर के क्या बना दिया गया, पार्ट सी स्टेट बनाया गया। ये जो आप सेंट्रल इंडिया, या आप कहेंगे सर जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का रीजन था, यहां की राजधानी बनाई गई नागपुर। पार्ट बी में क्या चेंज आया, पार्ट बी की देखिए 2 राजधानियां बनाई गई। जो कैपिटल्स थी इसकी, 2 कैपिटल्स बनाई गई। एक तरफ तो राजधानी बनाई गई इंदौर, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण राजवंश थे। एक तरफ इसकी कैपिटल बनती है ग्वालियर, और इस रीजन की कैपिटल बनी रीवा। पार्ट सी की देखिए, अभी मैं भोपाल की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, एमपीपीएससी तक काम आएगा। हाँ चलिए, अब देखिए मैंने कहा कि ये जो पार्ट बी का रीजन है, सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत, इसका गठन 28 मई 1948 को कर दिया गया। और इसमें इसके गठन के समय इसमें 25 रियासतों को शामिल किया गया, और इसे 16 अलग अलग जिले में डिवाइड कर दिया गया। और इसको मिलाकर के क्या बना दिया गया, इसको मिलाकर के पार्ट बी स्टेट बना दिए गए। और इस रीजन पर 6 महीने के लिए राजधानी बनी ग्वालियर, और 6 महीने की राजधानी कौन सी बनी, आपकी इंदौर बनी। 2 बड़े राजघराने, ग्वालियर यहां पर आपको शीतकालीन राजधानी,
और इंदौर जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी, मतलब हम कहेंगे सर सर्दी और गर्मी की राजधानियों के रूप में निकल करके सामने आते हैं। अब देखिए 4 अप्रैल, यहां पर पहले स्टार्टिंग में जो पार्ट सी आप रीवा वाला रीजन देखते हैं, स्टार्टिंग टाइम पर अगर यहां आकर के बात करते हैं तो यहां 35 रियासतों को बाद में ऐड किया गया। पहले 3 रियासतें थी, जिसमें आप बघेलखंड रियासत, ठीक है, में बघेलखंड के प्लेटू में जाएंगे तो आपको रीवा रियासत, रीवा के साथ साथ पन्ना और साथ में बुंदेलखंड रियासत देखने को मिलती थी। इतनी बातें कहां पर हो गई, पार्ट ए बी और सी को लेकर के। अब देखिए पार्ट ए बी और सी में अगला क्या चेंज आया, अब हम आकर के बात करते हैं, नोट करते हुए चलिएगा। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये 3 तरह के स्टेट बनाए गए। अब जब 3 तरह के स्टेट बनाए गए तो यहां पर पॉलिटिकल क्या चेंजेस आए, सबसे बड़ी हमारे पास समस्या क्या थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इसलिए थी क्योंकि यहां पर जो पॉलिटिकल रूप से हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण आपको राजघराने दिखाई देते हैं। क्लास हो गई सर जी? नहीं, 8 बजे तक क्लास रहेगी। गुड इवनिंग सुजीत कुमार जी, कल क्लास होगा सर जी? हाँ जी हाँ, बिल्कुल होगा, कंटिन्यू क्लास होगा। हाँ, कल क्लास बिल्कुल होगी। देखिए वो फीस इसकी बातें मैं नहीं, वो सारी चीजें कौन देखता है, मैनेजमेंट देखता है, तो आप उन चीजों को वहां पर छोड़िए, फीस की बातों को लेकर के मैनेजमेंट जो है सारी चीजें डिसाइड करता है। बात क्लियर है? आइए आप देखिए यहां पर जो पॉलिटिकल चेंजेस आए आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वो चेंज क्या है, ये जो हमारा पार्ट ए था, पार्ट ए हमको किससे मिला था, मैंने आपको बताया सर ब्रिटिशर्स से मिला। अब जब पार्ट ए हमें ब्रिटिश से मिला तो सीधे सीधे तौर पर यहां पर पहले भी लेजिस्लेटिव थी, और इस कारण क्या किया गया, यहां पर जो सीएम बनकर के सामने आते हैं उनका नाम था रविशंकर। रविशंकर शुक्ला यहां के क्या बन गए, सीएम बन जाते हैं। इसके बाद यहां का जो गवर्नर था, यहां के गवर्नर बनाए गए ई राघवेंद्र। रविशंकर और ई राघवेंद्र। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी हमारे पास पार्ट बी, या हम इसी को कहते हैं सेंट्रल इंडिया, या इसी रीजन को आप कह सकते हो कि सर ये मध्य भारत का क्षेत्र था। मध्य भारत के क्षेत्र में यहां 2 बड़े बड़े नेता हमको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो हमको दिखाई दे रहा है होलकर वंश, और दूसरी तरफ क्या दिखाई देता है, दूसरी तरफ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रियासतों को हमने क्या किया था, वादा किया था। बात समझिए, जो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं कब, 1948 में जब ये भारत के अंदर शामिल हो जाते हैं। भारत के अंदर जब ये शामिल होने के लिए भारत में अपना विलय कर देते हैं, तो इनसे हमने वादा किया था कि आप 3 चीजें दे दो। अभी भारत का संविधान लागू नहीं हुआ, तो यहां पर 2 बड़े राजघराने होने के कारण हमें 2 अलग से पद बनाने पड़े। एक पद हमने बनाया राज प्रमुख, और इस समय पर यहां थे जीवाजी राव सिंधिया, ये बन करके आए राज प्रमुख। जीवाजी राव सिंधिया क्या बन गए, राज प्रमुख बन गए। इसके बाद दूसरे व्यक्ति ये कहां से थे, ये ग्वालियर सिंधिया घराने से थे। अब दूसरा बच गया, क्योंकि दूसरी बड़ी रियासत यहां पर इंदौर थी, तो उनको भी कुछ देना था, हमने क्या बनाया, उप राज प्रमुख।
और उपराज प्रमुख के रूप में हमने होलकर साहब को यशवंत राव होलकर, यशवंत राव होलकर को क्या बना दिया, यहां का उपराज प्रमुख बना दिया। ये स्थिति कब की है, 1948 की स्थिति है। गुड इवनिंग सचिन जी। सर आपका नंबर दो ना, कैरियर विल पे आपको ऐप पर दिखाई देगा, वहां पर नंबर है। हाँ, आई एम बिलोंग फ्रॉम एमपी जबलपुर। बिल्कुल, मैं आप लोगों को मेंस की आंसर राइटिंग भी एक दिन टाइम निकाल करके बता दूंगा। देखिए 8 बजे तक क्लास की टाइमिंग है, बस 10 मिनट हम और पढ़ते हैं और 10 मिनट बाद हम आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, या आप लोगों को जिसको कुछ काम है आप यहाँ छोड़ के जाए, बाद में उस क्लास को इसके आगे देख लीजिएगा। अब देखिए, राज प्रमुख बना दिया गया जीवाजी राव सिंधिया को, और उपराज प्रमुख के रूप में निकल करके आए यहाँ पर यशवंत राव होलकर। रीवा की एक अलग कंडीशन थी इस टाइम पर। रीवा में 2 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया। एक तो रीवा रियासत थी और दूसरी रियासत कौन सी निकल करके आ गई, दूसरी रियासत हमारे सामने आती है बुंदेलखंड की रियासत। तो यहां पर भी समस्याएं हमारे सामने आ गई। तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा जो विंध्य क्षेत्र था हमारा, उस विंध्य क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया। एक तरफ हमने भाग बांटा बुंदेलखंड, और एक तरफ के पार्ट को हमने नाम दिया बघेलखंड। क्या नाम दे दिया, दूसरी तरफ हमने नाम दे दिया बघेलखंड। अब यहां पर एक अलग प्रकार की समस्या निकल करके सामने आ रही थी कि ये दोनों को हम कैसे मैनेज करें। तो हमने यहां पर भी राज प्रमुख और उपराज प्रमुख के पद बना दिए। तो जो रीवा का रीजन था, यहां पर हमने राज प्रमुख बनाया, ठीक है, कहां पर, रीवा में राज प्रमुख, और यहां पर उपराज प्रमुख का पद दिया। एक तरफ राज प्रमुख बना दिया और एक तरफ क्या बना दिया, हाँ बिल्कुल, आप लोगों को एमपीजीके की पीडीएफ मिलेगी, और इस क्लास के बाद जो है, जैसे आज की जो क्लास है, डेली की क्लास की आपको क्लास के बाद साथ साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। अब एक तरफ यहां पर राज प्रमुख बनाया गया मार्तंड सिंह को, और दूसरी तरफ राज प्रमुख बना दिया गया किसको, दूसरी तरफ बना दिया गया यादवेंद्र सिंह को। यहां का प्रशासक बनाया गया बघेलखंड का मार्तंड सिंह, मार्तंड सिंह, और इस तरफ यादवेंद्र सिंह को इसका क्या बना दिया गया, प्रमुख बना दिया गया। इतनी बात यहां तक की क्लियर है। ठीक है, मैंने क्या कहा, पार्ट ए बी एंड सी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। तो यहां पर पार्ट ए के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में यहां के सीएम बनाए गए पंडित रविशंकर शुक्ला, और गवर्नर बनाया गया ई राघवेंद्र प्रसाद को। लेकिन पार्ट बी की कंडीशन अलग थी, क्योंकि ये क्या था, हमारी एक देशी रियासत थी, और देशी रियासत होने के कारण यहां पर क्या किया गया, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख के पद का निर्माण किया गया, और राज प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया और उपराज प्रमुख के रूप में यशवंत राव होलकर को रखा गया। तो वहीं पार्ट सी की भी 2 अलग कंडीशन थी, एक तरफ बुंदेलखंड और एक तरफ बघेलखंड में इसे बांटा गया, और मार्तंड सिंह को यहां का क्या बनाया गया, राजा मार्तंड सिंह को बनाया गया राज प्रमुख, और बुंदेलखंड की तरफ जो है उपराज प्रमुख का पद दिया गया यादवेंद्र सिंह जी को। ठीक है सर, प्लीज रिप्लाई मी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी। यस नितिन जी बताएं। सर मैं मेंस लेवल का एमपी होगा क्या, बिल्कुल होगा। आपको क्या करनी पड़ेगी, सिर्फ आंसर लिखना बस सीखना पड़ेगा, और वो भी मैं किसी दिन आपको सिखा दूंगा, उसमें भी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस रीजन को, क्योंकि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और 2 अलग अलग पार्ट आपको दिखाई दिए। अब देखिए अगला चेंज क्या आया, अगले चेंज में अगर हम बात करते हैं पार्ट ए में,
पार्ट बी में और पार्ट सी आप जो देख रहे हैं, इन पे अलग अलग चेंजेस आए। आगे चल करके पार्ट ए को क्या किया गया और पार्ट सी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, जैसा कि आपको मालूम है। इस तरफ हुए अवधेश प्रताप सिंह, उनके आधार पर क्या इनको बनाया गया सीएम, कहां का, बघेलखंड का। ठीक है, बघेलखंड के सीएम बन करके आए अवधेश प्रताप सिंह। तो वहीं बुंदेलखंड के रीजन का यहां पर कामता प्रसाद जी को बनाया गया सीएम। बुंदेलखंड का। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। हाँ, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ाएंगे। मैंने कहा पार्ट सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, बघेलखंड एंड बुंदेलखंड। अवधेश प्रताप सिंह को सीएम बनाया गया बघेलखंड रीजन का, कामता प्रसाद जी को सीएम बना दिया गया बुंदेलखंड रीजन का। और आगे चल करके क्या होता है, आगे चल करके ये अवधेश प्रताप सिंह ही पूरे के पूरे बघेलखंड रीजन, या आप विंध्य प्रदेश के नाम से जिसे जानते हैं, उस रीजन के क्या बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं। देखिए पार्ट सी में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, क्यों, कब चेंज होगा, क्योंकि भाई अब जो है इलेक्शन होंगे थोड़े दिन बाद, तो उससे पहले कुछ ना कुछ चेंज आएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमको दिखाई देता है इस रीजन पर अब सब जगह इलेक्शन होंगे। तो 1952 में और 51 में भारत में आयोजित किया गया, बिल्कुल हम मेंस के हिसाब से ही चल रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है शुभम जी, मेंस के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। आप अभी तक में इस बात को देख करके चलिए, और आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखिएगा एमपीपीएससी मेन में, जब मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को लेकर के वो क्वेश्चंस करता है, तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि पुनर्गठन का मतलब क्या है, तो 56 में लिख दें या 47-48 से, लेकिन एक पूरा का पूरा उसका अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जब किसी भी आंसर में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन जाता है। ठीक है, अब चलिए यहां पर आते हैं और आगे बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी का जो रीजन था, क्योंकि 1952 में पूरे के पूरे भारत में जनरल इलेक्शन कराए गए, और जैसे ही जनरल इलेक्शंस करवा दिए गए, उस जनरल इलेक्शन के बाद जो पार्ट बी का एरिया था, यहां पर सीएम बनते हैं, और ये इस रीजन के क्या थे, पहले सीएम थे, और इनका नाम है, सॉरी, लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी को बनाया गया सीएम, और यहां पर गवर्नर बनाया गया इस रीजन का तखतमल जैन को। क्या बना दिया गया, इस रीजन का सीएम बना दिया गया। ठीक है, तो वहीं 1952 के इलेक्शन के बाद इस रीजन पर आए शंभुनाथ शुक्ला, और ये रीवा क्षेत्र के क्या बन गए, सीएम बन जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं आप लोगों को, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। मैंने कहा कि 1952 में जब इलेक्शन हुए, इस रीजन के पहले सीएम पार्ट बी या मध्य भारत, इसे आप क्या कहते हो, मध्य भारत कहते हो। अभी क्या है, ये मध्य भारत का क्षेत्र है, ये आपका विंध्य प्रदेश है, विंध्य प्रदेश। और मध्य भारत क्षेत्र के पहले सीएम कौन बने, लीलाधर जोशी बने। गवर्नर कौन बन गया, तखतमल जैन बन गए। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, उसे नोट करके लिख लीजिए कि जब 1956 में मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हो रहा था, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ,
1956 में मध्य भारत के सीएम कौन थे? तब तखतमल जैन आ जाएंगे। तखतमल जैन क्या बन जाएंगे? इस रीजन के सीएम रहते हैं। कब? 1956 में। ये जो आपको पूरा का पूरा मध्य भारत दिखाई देता है, यहां से क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहां से मैं आपको क्वेश्चन निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर करता है कि सर मध्य भारत का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? लीलाधर जोशी। विंध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? प्रथम शंभुनाथ शुक्ला थे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन करेगा 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन थे? तखतमल जैन थे। ठीक है, यहां पर क्या था? तखतमल जैन थे। अब देखिए इस रीजन पर आप एक बात और याद रखिएगा, मैंने आपको नाम बताया था मध्य भारत के क्षेत्र में जीवाजी राव सिंधिया जी का। जीवाजी राव सिंधिया जी 31 अक्टूबर 1956 तक क्या थे? इस रीजन के राज प्रमुख थे। इस बात को याद रखिए। अभी तक तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन हो सकता है वो क्वेश्चन कर दे कि जीवाजी राव सिंधिया कब से लेकर के कब तक राज प्रमुख के पद में रहे। तो मैंने आपको बताया 1948 से लेकर के 1956 तक इस रीजन के जीवाजी राव सिंधिया क्या बने रहे? जीवाजी राव सिंधिया यहां के राज प्रमुख के रूप में आपको दिखाई देते हैं। इतनी बातें यहां पर आपने देख ली। और मध्य प्रदेश के गठन के समय यहां पर आपको तखतमल जैन मध्य भारत के सीएम के रूप में दिखाई देते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। शिवपुरी से सर जी, देखिए मैं बेस्ट कुछ नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ये बस आप लोगों को क्या होना चाहिए? समझ में आना चाहिए। अगर इतनी बातें आप लोगों को समझ में आती हैं तो हम इतनी बातों को लेकर के चलेंगे। अब देखिए यहां पर एक बात अब आप डाल लीजिए किसमें? नोट में। कई लोग क्या करेंगे, या आप जब कई बुक पर देखते हो तो आपको दिखाई देता है 1 जून 1949। ये क्या है? ये है आपका भोपाल। ये जो आपको भोपाल दिखाई देता है 1 जून 1949 को मध्य प्रदेश में शामिल हुआ। शामिल होने के बाद इसे हमने किस व्यवस्था के अंतर्गत रखा? तो इसे हमने पार्ट सी स्टेट के अंतर्गत रखा। ठीक है, 1 जून 1949 को भोपाल कहां पर मिला? मध्य प्रदेश में मिल गया। और मध्य प्रदेश में मिलता है तो उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद इसे हमने पार्ट सी का स्टेट बना दिया और यह भाग बनता है किसका? पार्ट सी स्टेट। पार्ट सी स्टेट। अब कई लोग क्या कहते हैं, इसको शामिल कर देते हैं विंध्य प्रदेश में, बुक्स भी शामिल कर देती हैं विंध्य प्रदेश में, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो स्टेट की व्यवस्था थी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी व्यवस्थाएं। पार्ट ए में उन स्टेट्स को शामिल किया गया था जहां पर ब्रिटिश हुकूमत थी और साथ में क्या था? वहां पर लेजिस्लेचर था, या हम कह सकते हैं सर वहां पर विधानमंडल था, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी। तो उस रीजन को पार्ट ए में रखा गया। पार्ट बी में उन रीजन्स को रखा गया ऐसी भारतीय देशी रियासतें जहां पर लेजिस्लेचर था लेकिन साथ में क्या था? भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल होने के साथ साथ राजा और रजवाड़ाओं का शासन था। और पार्ट सी में उन क्षेत्रों को हमने रखा जहां पर या तो ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी या देशी रियासतें थी, लेकिन वहां पर कमिश्नरी सिस्टम था, वहां पर किसी प्रकार की कोई विधानसभा नहीं थी। और उस क्षेत्र को कहां पर रखा गया? पार्ट सी का पार्ट बनाया गया था। ठीक है, अभी भोपाल राजधानी 1956 में बनेगी, कैसे बनी उन सारी बातों को लेकर के बात करेंगे। अभी तक भोपाल क्या है? सीहोर जिले की एक तहसील है। बस इतना समझिएगा कि ये क्या है? अभी सीहोर जिले की एक छोटी सी तहसील है और इसको लेकर के हम देख रहे थे। अब देखिए इसके बाद आ जाते हैं अगली बात। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। तो आप लोग चाहो तो अपने अगर कुछ क्वेश्चंस हैं या डाउट है तो आप बात कर लें, क्योंकि आज तो थोड़ा सा टाइम कम हो गया। हम आगे किसकी बात करेंगे? मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की बात करेंगे। ये 1952 से लेकर के
1956 तक की व्यवस्था में मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, मतलब 1956 तक हम पहुंच चुके हैं। अब 1956 के आगे हम कैसे चलते हैं, मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ या भाषाई आधार पर गठन की मांग कैसे उठना चालू हुई और हमने उससे कैसे कैसे क्या किया, निजात पाया और राज्यों को लेकर के अलग अलग राज्य हमको मध्य प्रदेश कब से नए राज्य के रूप में दिखाई देता है। एमपीपीएससी मेंस कवर हो जाएगा, बिल्कुल सर। बैच कब तक आप लोग अभी बैच चालू नहीं हुआ, कंप्लीट होने की बात करने लगे। बैच अभी चालू नहीं हुआ और आप कंप्लीट होने की बात करने लगे। हाँ, एमसीक्यूज कराएंगे, एवरी सैटरडे हमारी क्लासेस होंगी एमसीक्यूज को लेकर के। टाइमिंग को, टाइम तो अब यही रहेगा, मेरे पास भी टाइम नहीं है, थोड़ा सा मैं भी फ्री नहीं रहता। हाँ बिल्कुल, पॉलिटी ज्योग्राफी सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। आप मेरी फेसबुक की वॉल पे जाकर के देखेंगे, मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों पढ़ाता था, उसमें कोई बात नहीं। एमपीएसआई आए उससे पहले करवा देना सर, बस कोर्स बिल्कुल पक्का करा देंगे। आपका एमपीएसआई आएगा उससे पहले 100% हो जाएगा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि एमपीएसआई में अगर आपके पास 35 क्वेश्चन एमपी जीके से आते हैं तो 34 क्वेश्चन आप करेंगे, 35 भी करेंगे। लेकिन एक तो कभी कभी हो जाता है एग्जामिनर का मन हो जाए कि भाई बता सकूं तो बता दो, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं। बाकी मैं इतनी ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश करता हूं, आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं कोई भी एक लेक्चर आपके पास, अभी इसका पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और किसी भी जो भी आप रेफरेंस बुक देखते हैं तो वो आपको उस रेफरेंस बुक में भी फैक्ट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब भी मैं किसी क्लास को लेने आता हूं उसके पीछे मेरी एक पूरी अपनी टीम है और मैं 4-5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उस नोट्स को तैयार करता हूं और उसके बाद आपके पास निकल करके आते हैं। और देखिए, आपको मालूम है कंटेंट के बारे में लेकर के कि आपको कैरियर बिल के साथ जुड़े हो, तो आपको इस बात में सोचने की भी जरा सी जरूरत नहीं है कि सर कंटेंट कैसा होगा। अप्रॉक्स हम चलेंगे लगभग 60 से 70 घंटे। आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। क्या सर लूसेंट एमपी, देखिए किताब आप कोई भी पढ़िए, देख लीजिएगा कि बस मिसप्रिंट ना हो। बाकी मैं आपको साथ साथ यहाँ से पीडीएफ देता जा रहा हूँ, तो आप उस पीडीएफ को पढ़ते चले जाइएगा, बिल्कुल भी उसमें कमी नहीं होगी। हाँ, इकोनॉमिक्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा, पूरा एमपी जीके मैं पढ़ाऊंगा। एमपी स्पेशल क्लास है तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि हम एमपी स्पेशल में पूरी तरह से फोकस करके चल रहे होंगे। एमपी स्पेशल में मैं ये नहीं करूंगा आपको कि सिर्फ आदिवासी आदिवासी बता दिए कि किस रीजन पे रहते हैं, मैं साथ में उनका कल्चर भी आपको बताता चलूंगा। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं मध्य प्रदेश की योजनाओं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अच्छा महेंद्र जी, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, जबलपुर। और आप बताइए, आप कहाँ से हैं? जबलपुर देखा है आपने महेंद्र जी? देखिए, कोई भी डाटा रटा नहीं जा सकता, ठीक है। और एरर कितना है मैंने अभी तक कभी लूसेंट देखा नहीं है, ठीक है, तो मैं इस बारे में बता नहीं पाऊंगा। चलिए, कोई क्वेश्चन है आप लोगों के? और एमपी पॉलिसी भी कराऊंगा, मुझे उम्मीद है आपने एमपीपीएससी का सिलेबस देखा होगा। हाँ बिल्कुल कवर करूंगा शुभम जी, बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, आप नरसिंहपुर से हैं, पूरा देखा हुआ है। हाँ, करंट क्वेश्चन भी लूंगा, एमपी के करंट क्वेश्चंस के लिए हम एमसीक्यूज बना करके उसकी बात करेंगे। ठीक है,
चलिए, अब तो बातें हो गई कि आप कौन कहाँ से है, क्या कैसा है। अब आज जो है हम क्लास से अलविदा लेते हैं और क्लास से हम क्या करते हैं, आज के लिए बस यहीं तक की क्लास थी हमारी। नेक्स्ट मुलाकात कल होगी सेम टाइम पर, ठीक है। और आकर के आइए और देखते हैं कि हमारा, हाँ ये काम जरूर करिएगा, जितनी चीज़ें मैंने आज पढ़ाई है अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, और नहीं बनाए हैं तो आप क्या करिएगा, एकदम आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ तक की स्थितियां देख लीजिएगा। इसके आगे की जो हम कहानी की बात कर रहे होंगे वो कल की क्लास में बात करेंगे। वो भी नोट्स मैंने क्या किया है, आपको प्रोवाइड कर दिया है, और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि जब भी मैं किसी टॉपिक की क्लास लूं उसका नोट्स आपको मैं पहले प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। उससे क्या होगा, आप आएंगे और आप पढ़ करके जैसे ही उस नोट्स को यहां पर मुझे देखेंगे साथ साथ, तो आपका साथ में रिवीजन भी होता चलेगा और आपको चीजें क्लियर भी होती चलेंगी एक कहानी के माध्यम से। बिल्कुल सूरज जी, कमेंट का जवाब दे रहा हूं मैं। सर एमपीएसआई के लिए हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। मैंने क्या कहा, आप जो चाहेंगे, जो एग्जाम, एमपी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आपसे बाहर निकल जाए एक भी क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ शिवम जी, आपका भी जवाब, सभी का जवाब है। चलिए, राम राम। आशा करता हूं कि आप लोग कल भी ऐसे ही इसी उत्साह के साथ मिलेंगे और हम कल आगे की बातें अगली क्लास में कर रहे हैं, ठीक है। राम सर, कल क्या, कल हम क्या करेंगे, इसके आगे की बात करेंगे। मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखेंगे और मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले बने, कौन सा संभाग कब बना, ठीक है। मध्य प्रदेश का रीजन कितना बचा और कितना रीजन किसी और रीजन में चला गया। चलिए, ओके, थैंक यू आप लोग, धन्यवाद आप सभी का। चलिए, हाँ शिवपुरी से देवेंद्र जी, देखिए आप लोग क्वेश्चन करिए, अच्छा पढ़ाते हैं, देखिए सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी मेहनत करके आते हैं। हाँ, किसी के पढ़ाने का आपको तरीका पसंद आ सकता है और किसी के पढ़ाने का नहीं, हर किसी की अपनी अपनी। चलिए, चलिए धन्यवाद, थैंक यू, कल मिलते हैं।